हिंदी सिनेमा का एक ऐसा गीतकार जिसके मनमोहक गीतों में जीवन का दर्शन भी था तो प्रेम का आकर्षण भी। जिसने जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा, कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा। एक साधारण से सूर्यास्त को अपने गीतों, अपने शब्दों के माध्यम से उसे सबसे खूबसूरत शाम बना दिया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ। उनके गीतों की सच्चाई इतनी थी कि उनके गीतों को जो भी सुनता उसे लगता था कि ये गाना मेरे लिए ही बनाया गया है। भाषा की शुद्धता के साथ साथ सरल शब्दों में अपने दिल का हाल बयां कर देने वाला ये गीतकार थे, गीतकार योगेश। जिंदगी कैसी है पहेली है। फिल्म हो या टीवी सीरियल्स, हर जगह उनके रचे गीत लोकप्रियता के नए आयाम छूते रहे। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिल्मों के शौकीन योगेश जी ने कभी खुद इस इंडस्ट्री से जुड़ने के बारे में सोचा तक नहीं था। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो एक गीतकार बनेंगे। तेरी आंखें, आंखों में तेरी आंखें, महकती हैं सांसें। गीतकार शैलेंद्र के मृत्यु के बाद सरल शब्दों में गीतों की रचना करने वाले गीतकार की जगह को इसी गीतकार ने पाट दिया था अपने गीतों की रचना से। आए तुम याद मुझे गाने लगी है। जितने मुश्किल सिचुएशंस को इस गीतकार ने सरल शब्दों में व्याख्या दी, उनकी जिंदगी उतनी ही मुश्किलों भरी रही। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। इनकी जिंदगी में एक मुश्किल वक्त ऐसा आया कि उस मुश्किल वक्त में सभी नाते रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गीतकार योगेश के जिंदगी के बारे में और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सैकड़ों हिट गानों देने के बावजूद इंडस्ट्री में उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई। मगर कभी मतलब मुझे अवार्ड के नॉमिनेशन तक भी नहीं मैं पहुंचा। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि काश मैंने योगेश के साथ कुछ और अधिक काम किया होता। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। आनंद में ये गाना शुरुआती क्रेडिट के लिए पृष्ठभूमि में चलाया जाना था, लेकिन वो राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने इसे पर्दे पर गाने की जिद कर डाली। उन्हें लगा कि हम बैकग्राउंड में एक खूबसूरत गाने को बर्बाद कर रहे हैं और वो सही भी था। क्या महत्वपूर्ण बात थी इनके जिंदगी में, तो बस जुड़े रहें हमारे साथ। आज के इस वीडियो में गीतकार योगेश की जिंदगी में बहुत कुछ है जहां से हम एक सीख ले सकते हैं। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करो। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीतकार योगेश का जन्म ब्रिटिश राज के यूनाइटेड प्रोविंस और आज के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 मार्च 1942 को हुआ था। गीतकार योगेश के पिता ब्रिटिश सरकार में इंजीनियर थे। सरकार ने जब सभी इंजीनियर्स को 99 साल की लीज पर जमीन दी थी तो उस पर उनके पिताजी ने भी काफी बड़ी कोठी बना ली। घर के तरफ से कहें तो कोई परेशानी उन्होंने नहीं देखी। डीएवी कॉलेज से इंटर करने के बाद गीतकार योगेश यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब आए तो अचानक एक दिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानू ना
उनके पिताजी की अचानक मृत्यु हो चुकी थी। अब जब बिना पिताजी के घर चलाने का वक्त आया तो उन्होंने पिताजी का सामान देखना शुरू किया तो पिताजी के संदूक में पड़े थे सिर्फ 5 रुपए। तक ये मन को अंधेरे चलेंगे उदासी। अंतिम संस्कार के बाद घर की स्थिति ऐसी हो गई कि रहने के लिए मकान तो उनके पास था पर बेचा नहीं जा सकता था। घर तो पिताजी की नौकरी से ही चलता था। अब माँ और बहनों की जिम्मेदारी गीतकार योगेश पे आ पड़ी। वो खुद भी कच्ची उम्र में ही थे। घर की स्थिति को देखते हुए गीतकार योगेश ने नौकरी करने की सोची। उन दिनों शॉर्ट हैंड टाइप एक हुनर हुआ करता था और नौकरी पाने के लिए गीतकार योगेश ने ये हुनर सीख ली। शॉर्ट हैंड टाइप सीखने के बाद नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे पर कुछ भी हाथ नहीं आया। तो एक दिन हार कर उन्होंने सोचा कि क्यों न मुंबई का रुख किया जाए, जहां उनके फूफा के लड़के जिनका नाम बरजेंद्र गौर था उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित नाम था, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में कहानी, डायलॉग या स्क्रीन प्ले लिख चुके थे, जैसे परिणीता, हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, चाइना टाउन। बचपन में वजेंद्र गौड़ उनके घर काफी रुका करते थे क्योंकि वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ही काम करते थे। गीतकार योगेश ने सोचा कि भाई नौकरी का कुछ न कुछ तो इंतजाम कर ही देगा। गीतकार योगेश के एक बहुत ही सच्चे मित्र थे। उनका नाम था सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी योगेश के सहपाठी थे और गीतकार योगेश के लिए तो वो भाई से भी बढ़कर थे। गीतकार योगेश के साथ उनके मित्र सत्यप्रकाश भी बंबई चलने को राजी हो गए। दोनों जब बंबई पहुंचे तो गीतकार योगेश अपने भाई के पास पहुंचे। उनकी सारी स्थिति सुनने के बाद वजेंद्र गौड़ ने उनसे कहा कि ठीक है, बस आते रहना, मिलते रहना, टच में रहना। कभी तो ढलेंगे। ये बात सुनते ही दोनों दोस्त बहुत ही परेशान हो गए। उन दोनों के पास पैसे के रूप में सिर्फ 500 रुपए थे। इतने बड़े शहर में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। फिर उन्होंने 12 रुपए प्रति महीने एक झोपड़ी नुमा मकान अंधेरी में किराए पर ले लिया। मकान कच्चे फर्श का था, न बिजली थी। पानी के रूप में सामने था एक कुआं। गीतकार योगेश ने अपने लखनऊ वाले घर को किराए पर दे दिया था, जिससे उनकी माँ बहन का खर्च चलता था। गीतकार योगेश के पास एक ही चीज थी, सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू। गीतकार योगेश को लाला बुलाते थे क्योंकि उनके घर का नाम लाला था। सत्तू अक्सर गीतकार योगेश को कहते थे कि लाला, कामयाबी तो यही मिलेगी, चाहे कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े। संघर्ष भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। गीतकार योगेश अपने भाई ब्रजेंद्र गौड़ के पास मिलने जाते रहते थे, लेकिन इन सब के बीच योगेश जी के दोस्त सत्यप्रकाश योगेश जी को नौकरी नहीं करने देते थे। गीतकार योगेश पूरा वक्त अकेले घर पर ही रहते थे और उनका दोस्त कोई न कोई नौकरी कर घर का खर्च चलाता रहता था। अकेले वक्त का अपने ख्यालों को उन्होंने कागज पर उतारना शुरू कर दिया। गीतकार योगेश जब अपने किराए के मकान में अकेले समय बिताने लगे, वहीं पर उनकी मुलाकात हुई गुलशन बावरा से। गीतकार योगेश और गुलशन बावरा की मुलाकात बढ़ने लगी। इसी बीच गीतकार योगेश को पता चला कि गुलशन बावरा ने कल्याण जी भाई के लिए किसी गाने में बोल लिखे हैं। तब गीतकार योगेश को ये यकीन हुआ कि जब गुलशन बावरा ये गीत लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, उन्हीं दिनों देवानंद साहब का नवकेतन बैनर में छोटे मोटे रोल करने वाले भगवान सिन्हा के यहाँ योगेश जी का बड़ा आना जाना था। भगवान सिन्हा ने गीतकार योगेश को एक दिन रॉबिन बनर्जी से ये कहते हुए मिलवाया कि ये भी एक नए संगीतकार हैं, और रॉबिन बनर्जी ने ही गीतकार योगेश को पहला ब्रेक दिया था जब रॉबिन बनर्जी ने उनको अपनी फिल्म सखी रॉबिन में गीत लिखने का मौका दिया। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए। इस गीत को मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर ने गाना गाया था।
उसके बाद गीतकार योगेश के कई छोटी मोटी फिल्मों में गीत आए, पर वो रुतबा या कुछ बड़ा अभी उनके करियर में हुआ नहीं था। इसी कालांतर में गीतकार योगेश ने बी और सी ग्रेड कही जाने वाली फिल्मों में, जिनके हीरो दारा सिंह, रंधवा, आजाद जैसे स्टार होते थे, उनमें लगभग गुमनाम सा गीतकार बनकर काम करते रहे। और इस कालांतर में गीतकार योगेश फिल्म द जंगल राजा, मार्बल मैन, फ्लाइंग सर्कस, इसी बीच गीतकार योगेश की मुलाकात रॉबिन बनर्जी के माध्यम से संगीतकार सलील चौधरी से हुई। संगीतकार सलील चौधरी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गीतकार योगेश को हिंदी सिनेमा के गीतकार के पटल पर स्थापित किया था। सलील चौधरी साहब जो उन दिनों गीतकार शैलेंद्र की मृत्यु के बाद एक नए गीतकार की तलाश में थे, क्योंकि उन्हीं दिनों गुलजार साहब गीत लिखने के अलावा फिल्मों के डायरेक्शन और फिल्मों को प्रोड्यूस करने में व्यस्त हो गए थे। उनके पास वक्त की बहुत कमी होने लगी थी। गुलजार साहब का व्यस्त हो जाना गीतकार योगेश के लिए एक मौका बन गया। एक दिन मशहूर निर्देशक बासु भट्टाचार्य संगीतकार सलील चौधरी को उनके आने वाली फिल्मों के लिए 3 गीत की आवश्यकता थी, जिसके लिए वो उनसे मिले। गीतों का सिचुएशन बताकर बासुदा दिल्ली चले गए और ये भी निर्देश देके गए थे कि मैं जब आऊं तो गीतों की रिकॉर्डिंग आप कर लेना। साथ में उनका निर्देश ये भी था कि गीत गुलजार साहब ही लिखें। सलील दा ने बासुदा को कहा कि गुलजार साहब अभी बहुत व्यस्त हैं, उनके पास वक्त की बहुत कमी है। समय बीतने लगा और वक्त की कमी के चलते गुलजार साहब सलील दा को गाना नहीं दे पा रहे थे। थक हार कर सलील चौधरी ने गीतकार योगेश को उन तीनों गानों को लिखने के लिए कहा, जिन गीतों को आवाज दी मुकेश जी ने। लेकिन ये खुशी बहुत ही क्षणिक थी। अचानक सलील दा ने गीतकार योगेश को कहा कि फिल्म अब बंद हो चुकी है। गीतकार योगेश और उनके दोस्त सत्यप्रकाश निराश होकर लखनऊ वापस आ गए, ये सोचकर कि अब लखनऊ में ही कुछ कर लिया जाएगा। लेकिन ईश्वर इतना निष्ठुर कभी हो ही नहीं सकता। एक दिन एक टेलीग्राम आया और उस टेलीग्राम पे लिखा था, जल्द से जल्द बंबई पहुंचो। वो 3 गीत जो गीतकार योगेश लिख कर आए थे, उन बनी बनाई धुनों को सलील चौधरी ने ऋषिकेश मुखर्जी को सुनाई थी। उनको वो गाना बेहद पसंद आया। गाना था कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए, और दूसरा गाना जिंदगी कैसी है पहेली। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। आनंद में ये गाना शुरुआती क्रेडिट के लिए पृष्ठभूमि में चलाया जाना था, लेकिन वो राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने इसे पर्दे पर गाने की जिद कर डाली। उन्हें लगा कि हम बैकग्राउंड में एक खूबसूरत गाने को बर्बाद कर रहे हैं, और वो सही भी था। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि काश मैंने योगेश के साथ कुछ और अधिक काम किया होता, लेकिन आप जानते हैं कि इस उद्योग में ये कैसा है। कोई व्यक्ति आरामदायक साझेदारी बनाता है और इस प्रक्रिया में कुछ महान प्रतिभाओं के साथ काम करने का अवसर चूक जाता है। दोस्तों, फिल्म आनंद के लिए कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि हिंदी सिनेमा के पटल पर ये एक ऐसी फिल्म है जिन्हें इस फिल्म को और फिल्म के इन 2 गानों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। गीतकार योगेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी फिल्म आनंद की सफलता के बाद ऋषिकेश मुखर्जी को राज कपूर साहब ने पूछा था कि उस गीतकार से मुझे मिलवाओ जिसने आनंद फिल्म में आपके लिए गीत लिखे हैं। और दोस्तों, गीतकार योगेश 2 बार आरके स्टूडियो भी गए राज कपूर साहब से मिलने, लेकिन दोनों बार चौकीदार ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गीतकार योगेश जी ने उसी इंटरव्यू में बताया था कि जब उस चौकीदार ने रोका तो वो एक तरह से बहुत खुश हुए कि चलो राज कपूर साहब से आज भी सामना नहीं हुआ, क्योंकि गीतकार योगेश राज कपूर साहब की फिल्में देख देख कर ही बड़े हुए और उनका ऐसा मानना था कि मैं उनके सामने गीत लिखने की हिम्मत कैसे करूं। दोस्तों, अगर इन 2 हस्तियों की जुगलबंदी हो जाती तो हमें गीतकार योगेश के कई और बेहतरीन गीत सुनने को मिलते। इसके बाद तो गीतकार योगेश ने कई ऐसे संगीतकारों के साथ काम किया जैसे कल्याण जी आनंद जी, उषा खन्ना, आर रोशन, बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया।
फिल्म छोटी सी बात का वो गाना कौन भूल सकता है। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। और दोस्तों फिल्म प्रियतमा का ये गाना कोई रोको ना दीवाने। एक इंटरव्यू में गीतकार योगेश से पूछा गया था कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, तो उन्होंने जिक्र किया था फिल्म एक रात की, जिसे रफी साहब ने गाया था और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। इस गीत को सुनकर मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा था कि इतना खूबसूरत गीत ना हुआ है ना हो सकता है। दोस्तों गीतकार योगेश को जो मदद सलील चौधरी ने की, गीतकार योगेश ने भी उस मदद को आगे बढ़ाया, क्योंकि गीतकार योगेश ने ही गीतकार अनजान को फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से स्थापित किया। दोस्तों गीतकार अनजान से जुड़ा हुआ एक वीडियो हमारे इस चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों बात उन दिनों की है जब गीतकार अनजान फिल्म गोदान जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी थी, उसके लिए उन्होंने गीत लिखा था और फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तब गीतकार योगेश जी ने ही गीतकार अनजान को सहारा दिया था। गीतकार योगेश को जो भी गीतें मिलती लिखने को, उनमें से वो आधे गीत अनजान साहब से लिखवाते थे। उस वक्त संगीतकार उनसे ही गीत लिखवाना चाहते थे। गीतकार योगेश और गीतकार अनजान लगभग 20 फिल्मों में साथ में गीत लिखे। दोस्तों यहाँ एक बात गौर करने की है कि जिस तरीके से गीतकार योगेश ने हिंदी सिनेमा में अपने गीतों से योगदान दिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने कभी भी गीतकार योगेश को कोई पुरस्कार नहीं दिया। दोस्तों यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जिस तरीके से फिल्म आनंद सुपरहिट रही, क्या फिल्म आनंद के इन गीतों के लिए गीतकार योगेश को फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। जिस गीत को गाकर स्वर्गीय मुकेश जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला, तो फिर उन पुरस्कारों की सूची तैयार करने वाले जूरी मेंबरों ने उस गीतकार के बारे में क्यों नहीं सोचा जिसने इतने अच्छे गीतों की रचना की। जीवन की राहों में गीतकार योगेश जी को किसी भी पुरस्कार में नोटिस ना करना सचमुच एक भय पैदा करता है उन प्रतिभाओं पर जिनकी प्रतिभा बिना पुरस्कारों के ही समाप्त हो गई। लेकिन गीतकार योगेश ने कभी भी इन पुरस्कारों का अफसोस नहीं किया, जो गीतकार योगेश जी का बड़प्पन था। क्योंकि दोस्तों पुरस्कार तो तभी मिलता है जब उन गीतों का नॉमिनेशन हो। गीतकार योगेश जी के गीतों को तो नॉमिनेशन भी नहीं मिला। गीतकार योगेश जी की एक त्रासदी ये भी थी कि उनके बहुत से गीत आज भी अनरिलीज्ड हैं, जिन्हें मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने गाया था। वो गीत आज भी उसी तरीके से बंद पड़े हैं, क्योंकि किसी न किसी वजह से उनकी वो फिल्में रिलीज ही नहीं हुई। दोस्तों गीतकार योगेश जी के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि फिल्म मिली का ये गाना जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, ये गाना इस धुन में मिलता ही नहीं। शायद ये गाना हमें किसी और धुन में मिलता। संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब का निधन हो गया था और इस गीत को बनाने की जिम्मेदारी मिली थी उनके बेटे आर.डी. बर्मन साहब को। आर.डी. बर्मन साहब को इस गाने का धुन पता ही नहीं था। तब वो गीतकार योगेश जी ही थे जिन्हें संगीतकार सचिन दा के साथ उन्होंने इस धुन पर चर्चा की थी और गीतकार योगेश साहब ने ही आर.डी. बर्मन साहब को इस धुन से परिचय कराया था। तब आया था ये गाना, आए तुम याद मुझे। गाने लगी हर धड़कन। गीतकार योगेश जी ने अपने संघर्ष के दिनों में कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था, एक एक्स्ट्रा के तौर पर, जिससे उनकी कमाई ₹2.5 हुई थी। इस फिल्म का नाम था चक्रधारी, जिसकी मुख्य अभिनेत्री थी निरूपा रॉय। गीतकार योगेश सन 2017 में एनएफटीसी फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं से वापसी की थी, जिसका निर्देशन किया था हरीश व्यास जी ने। और इस फिल्म का बेहतरीन गीत पिया मुझसे रूठ गए। या मुझसे रूठ
और मेरी आंखें, जिन्हें गायक शान ने गाया था। आंखों में तेरी आंखें, महकती हैं सांसें। गीतकार योगेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जो देखता हूँ, जो जीता हूँ, जो महसूस करता हूँ, उसके बारे में लिखता हूँ। योगेश जी के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपना निजी जीवन कभी भी बहुत सार्वजनिक नहीं किया। उनके परिवार के बारे में बहुत कम ही खबरें आई, लेकिन इतनी खबर तो जरूर है हमारे पास भी कि उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। गीतकार योगेश ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी धारावाहिकों के लिए भी अच्छे टाइटल सॉन्ग लिखे और जिस तरह इनकी जिंदगी संघर्ष भरी रही, मृत्यु भी उससे कम नहीं थी। गीतकार योगेश जी ने 29 मई 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जब पूरी दुनिया कोरोना काल में अपने घरों में बंद थी। हिंदी सिनेमा में अपने गीतों के माध्यम से अमूल्य योगदान देने वाले गीतकार योगेश जी को हमारा सलाम। कैसी है पहेली हाय। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।